नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। माइक्रो कैप स्पेस में लगभग 15 बिजनेसेस मेरी वॉच लिस्ट में हैं जो अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने 5 अंडर वैल्यूड माइक्रो कैप या पेनी बिजनेसेस कवर किए थे जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे देखने के बाद आप जाके उसे देख सकते हैं। वो वीडियो कई लोगों को पसंद आया है, इसलिए हम उसका सेकेंड पार्ट लाए हैं जिसमें आज हम 5 नए माइक्रो कैप कंपनियों पर बात करेंगे जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। ये सारे हाई ग्रोथ मॉडल्स हैं, पर अब क्योंकि बहुत छोटे बिजनेसेस हैं तो वॉलेटिलिटी और रिस्क ज़्यादा रहेगा, उसका आपको ध्यान रखना है। और एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये नाम बिल्कुल भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको इनके बिजनेस मॉडल्स के बारे में समझाना है ताकि आप इन्हें खुद से स्टडी कर सकें। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है वुमेन कार्ट। वुमेन कार्ट एक बहुत ही छोटा बिजनेस है। आप देखोगे इनका मार्केट कैप बस 200 करोड़ रुपए है। यहाँ पर आप इनका पीई रेशियो भी देख सकते हो। ये बिजनेस अभी 23-24 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। वुमेन कार्ट को आप नायका की तरह समझ सकते हो। ये वुमेन फोकस्ड प्लेटफॉर्म है और ये अपनी वेबसाइट और अपने ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, पर्सनल केयर, फुटवेयर और क्लोथिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। वेबसाइट के अलावा इनके दिल्ली एनसीआर में 8 ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। वुमेन कार्ट अपनी ब्रांड्स के अंडर प्रोडक्ट्स बेचता है। अलग-अलग कैटेगरीज में इन्होंने जैसे 8 ब्रांड्स का पोर्टफोलियो बिल्ड किया है और साथ में ये अन्य ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। जैसे वेबसाइट या इनके स्टोर्स पर आपको शुगर, मिनिमलिस्ट, सीटाफिल, ओले, कलर बार, बॉडी शॉप जैसी कई मशहूर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कैटेगरी वाइज देखें तो इनकी लगभग 65% सेल्स अन्य ब्रांड्स के जरिए आती हैं और 35% सेल्स कंट्रीब्यूशन खुद की ब्रांड्स का है। खुद की ब्रांड के प्रोडक्ट रखने का फायदा क्या मिलता है कि इधर मार्जिन ज़्यादा रहती है। और प्रोडक्ट वाइज देखें तो फ्रेग्रेंसेस यानी कि परफ्यूम्स इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट सेगमेंट है। यहाँ से इनकी 25% सेल्स आती हैं। मेकअप और स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट से लगभग 15-15%। और ये इन्होंने एक नया सेगमेंट पिछले 2 साल में लॉन्च किया है क्रॉकरी का। उसका इनके बिज़नेस में 18 से 20% कंट्रीब्यूशन हो गया है और क्लोथिंग का भी 10-11% के आसपास है। वुमेन कार्ट दिल्ली फोकस्ड है। इनके सारे स्टोर्स भी दिल्ली में ही हैं। ये फोकस्ड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक छोटी कंपनी होते हुए आप देखिए देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड और मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, और कर भी लिया आपने ग्रोथ के नाम पर पैसा फूँक के, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। वुमेन कार्ड की बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी लेड ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है कि ग्रोथ रहे पर उस चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी ना कॉम्प्रोमाइज हो। इसी दिशा में इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। H1 में माने कि अप्रैल से सितंबर के महीनों में सेल्स इनकी पिछले साल से 127% ग्रो हुई हैं और एबिटा भी 37% ग्रो किया है। ये काफ़ी अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ है, क्योंकि मैनेजमेंट ने अनुमान ही बस 50% आसपास सेल्स ग्रोथ का दिया था। और आप देख रहे हो कि सेल्स ग्रोथ गाइडेंस से डबल से भी ज़्यादा रही है। नेट प्रॉफिट 69% ग्रो किया है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर और ज़्यादा होती तो ऑब्वियसली अच्छा रहता, पर कंपनी एक्सपेंशन पर खर्चा कर रही है, नए स्टोर्स खोल रही है। ऐसे में प्रॉफिट ग्रोथ कम भी हो तो चलेगा। पर आप देखोगे ईपीएस इनका बस 33% ग्रो किया है। ये एक रेड फ्लैग है वुमेन कार्ट में, जिसका आपको ध्यान रखना है। हुआ क्या है कि वुमेन कार्ट बार-बार एक्सपेंशन के लिए फंडिंग रेज़ करता आया है। इस वजह से इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होके कम हुई है और साथ के साथ ईपीएस भी डाइल्यूट हुआ है। ऐसे में भले प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, पर ईपीएस ग्रोथ नहीं है, तो मार्केट को ये बात पसंद नहीं आती है। एक और रिस्क जिसका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही छोटा बिज़नेस है और इन्वेस्टर कम्युनिकेशन बहुत कम है। ये बस इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन निकालते हैं, निवेशकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह नहीं करते हैं। ऐसे में आपके पास रिजल्ट्स और इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशंस ही हैं पता लगाने के लिए कि बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको बिज़नेस मॉडल शायद से कमज़ोर लगेगा नायका वगैरह के कंपैरिज़न में। हालाँकि शॉर्ट टर्म में वुमेन कार्ट एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिज़नेस हो सकता है। जितना ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएँगे, उतना इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो करेगी। इसलिए इस बिज़नेस को आप एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं। ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ के साथ अभी वैल्यूएशन भी अच्छी है। दूसरा माइक्रो कैप बिज़नेस हमारी लिस्ट में है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़। इसे हमने 2 महीने पहले भी कवर किया था यहाँ। बाकी अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में तो हम इसे काफ़ी समय से ट्रैक करते आए हैं। ये कंपनी अब तक लो मार्जिन टेक्सटाइल्स बिजनेस में रही है, पर अब ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, डिफेंस और सोलर सेक्टर्स में एंटर कर रहे हैं। इस वजह से एक तो टेम्बो में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, साथ के साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बदलाव की वजह से मार्जिन्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। इस वजह से बॉटम लाइन ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी है। पिछले साल तक इनकी 60% सेल्स टेक्सटाइल्स और बाकी की 40% इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से आती थी, पर आप इधर देखोगे
कि ये तेज़ी से बदल रहा है। Q2 में दोनों डिविजन्स का लगभग 50-50% शेयर हो गया है और आने वाले क्वार्टर्स में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बिज़नेस में और बढ़ रहा होगा। तो जहां इनकी पिछले साल 60% सेल्स टेक्सटाइल से आई थी, इनका गाइडेंस है कि इस सेगमेंट का इस साल बस 30% कंट्रीब्यूशन रह जाएगा। अपने टेक्सटाइल्स बिजनेस में ये फैब्रिक्स और फाइबर्स और यार्न्स मतलब रेशों और धागों की प्रोसेसिंग करके उन्हें आगे ब्रांड्स, रिटेलर्स, चेन स्टोर्स वगैरह को सप्लाई करते हैं। और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, जो इनका इमर्जिंग सेगमेंट है और इस स्टॉक के लिए ट्रिगर है, इस बिजनेस में ये शिप बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी, बड़ी गाड़ियों और रिफाइनरीज वगैरह में इस्तेमाल होने वाले ऐसे क्लैम्प्स बनाते हैं, जिनका यूज़ पाइप्स, मशीनरी वगैरह को होल्ड करने में रहता है। इनके पास इन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की 18,000 टन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा आप इधर नीचे देखेंगे तो ये 60,000 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी के साथ ERW पाइप्स और 30,000 टन्स कैपेसिटी के साथ स्ट्रट चैनल्स, इन 2 प्रोडक्ट सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं। ERW पाइप्स आपके ऑयल एंड गैस और वाटर और सीवेज मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रट चैनल्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क्स में रहता है। ये एक्सपेंशन भी बहुत प्लान्ड है, क्योंकि आप देखोगे ये ऑलरेडी ऑयल एंड गैस, स्टोरेज टैंक्स, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट्स के लिए क्लैम सप्लाई करते हैं और इन्हीं सेक्टर्स के लिए ये ERW पाइप्स और स्ट्रट चैनल्स बना रहे होंगे। इनकी ये कैपेसिटी इस Q4 में माने कि जनवरी से मार्च के महीनों में शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा डिले है, बिकॉज़ मुझे जितना याद है पहले इनके मैनेजमेंट ने बोला था कि ERW पाइप्स की कैपेसिटी Q2 से ही चालू हो जाएगी। थोड़ी बहुत देरी है, पर ठीक है। और ओवरऑल इनकी कुल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 18,000 मेट्रिक टन से बढ़कर सीधा 1,05,000 मेट्रिक टन्स हो जाएगी। टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अलावा टेम्बो EPC सर्विसेज में भी है, जिसमें ये ऐसे फ्यूल फार्म और मैरीन जेटीज के कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। फ्यूल फार्म को आप शिप्स और एरोप्लेन्स वगैरह के लिए ऑयल पंप समझ सकते हो। मैरीन जेटी पे आपके शिप्स और बोट्स आके रुकती हैं। तो टेम्बो ऐसे EPC प्रोजेक्ट्स भी लेता है, ये भी इनके इंजीनियरिंग सेगमेंट का ही हिस्सा है। अब इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। टेम्बो के मैनेजमेंट ने इस साल 1,100 करोड़ सेल्स का टारगेट दिया था, जो कि आपकी पिछले साल से 48 से 50% की सेल्स ग्रोथ बनती है। अप्रैल से सितंबर के 6 महीनों में अब तक ये 494 करोड़ सेल्स या गाइडेंस का मोटा-मोटी 45% कर ले गए हैं। तो मेरी समझ से ये अपना 50% सेल्स ग्रोथ का टारगेट पूरा कर ले जाएँगे। Q2 माने कि जुलाई से सितंबर के महीनों की परफॉर्मेंस देखें, तो सेल्स इनकी बढ़िया पिछले साल से 50% ग्रो करी हैं। बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। एबिटा मार्जिन 9% से 13.5% हो गई है और नेट प्रॉफिट पिछले साल से 51% ग्रो करके इस क्वार्टर 22 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं टेम्बो के और रीसेंट रैली के बाद भी ये बिज़नेस अभी भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। स्क्रीनर अभी आपको टेम्बो के लिए बस 17 से 18 के अराउंड का PE दिखाएगा, जबकि अभी भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी आनी है। जब प्लांट चालू हो जाएगा तो और ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इस बिज़नेस में। अब अगर मैं इस स्क्रीनशॉट के ज़रिए आपको समराइज़ करूँ, तो टेम्बो अभी फ़िलहाल 2 बिज़नेसेस में है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और टेक्सटाइल्स। आगे ये सोलर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रहे होंगे। अभी इनकी आधी सेल्स टेक्सटाइल से आती हैं और बाकी आधी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से, जैसा कि हमने देखा। पर इनका अनुमान है आगे चल के ये भी चेंज हो रहा होगा। अगले साल इनकी 60% सेल्स इंजीनियरिंग डिवीज़न से आएँगी, 10% टेक्सटाइल से आएँगी और बाकी 20% हिस्सा डिफेंस और 10% सोलर पावर का रहेगा। और इधर ही आप देख पा रहे होंगे कि इनके टेक्सटाइल सेगमेंट में एबिट मार्जिन बस 2.1% है और जबकि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में 16.5% के आसपास है। तो जैसे-जैसे ये लो मार्जिन से हाई मार्जिन बिज़नेस में ट्रांज़िशन होगा, हमें बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर ये प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। जैसे इनकी 40 से 50% मशीनरी इंस्टॉल हो चुकी है अब तक। ऐसे ही सोलर बिज़नेस के लिए इन्होंने ज़मीन एक्वायर कर ली है और अभी IREDA से 470 करोड़ के आसपास की लोन की बात चल रही है। सेपरेटली इन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 100 एकड़ की ज़मीन एलोकेट हुई है डिफेंस प्लांट के लिए और अभी ये सब्सिडी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए, ये बिज़नेसेस अभी अच्छे हैं क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं। पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छे रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, पर आप ऐसे सोचो कि आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो रिलैक्सो,
वर्लपूल, ड्रीमफॉक्स या सुला विनियार्ड्स के भी रहे हैं। और अगर आप स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स में रुचि रखते हो, तो आपको और ज़्यादा क्लोज़ली स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी कैजुअल नहीं हो सकते हो इनको लेकर, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत स्पीड से बदलती हैं। अगर कुछ भी बिगड़ा, तो आपको तुरंत प्रॉफ़िट बुक करके निकलना है, या अगर आप लॉस में हो, तो जितना कैपिटल आपकी बची हुई है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिज़नेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा ना। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 5,000 के आसपास, तो किस किस को ट्रैक करें। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 200 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं, और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है, और इसमें 2 प्लान्स हैं। 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए, और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको मंथली रेट बस 1,000 रुपए पड़ेगा, और साल भर वाले में आपको मंथली रेट और कम 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं, तो तीसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे उसका नाम है एचओएसी फूड्स। आप ये मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी आटे, मसाले, दाल, चावल, तेल वगैरह, मतलब कि किचन आइटम्स को प्रोसेस करने और उनको बेचने के बिज़नेस में है। इनका ब्रांड नेम हरिओम है। हरिओम पहले मेनली आटे के ही बिज़नेस में हुआ करता था, पर अब ये मसाले, तेल वगैरह में डाइवर्सिफ़ाई करते आए हैं। इधर आप देखोगे कि ये लगातार अपने एसकेयूज़ बढ़ाते आए हैं। आप जितने भी प्रोडक्ट्स को जितनी अलग-अलग क्वांटिटी में बेचते हो, तो वो टोटल होके आपके एसकेयूज़ कहलाता है। हरिओम की यूएसपी क्या है कि ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, और ये फ्रेश आटे पर जोर दे रहे हैं। इनका कहना है कि मार्केट में जो अन्य ब्रांड्स का पैकेज्ड आटा आता है, वो पुराना होता है, पर इनका आटा ताज़ा पिसा हुआ होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि एक ट्रेंड आ रहा है कि लोग आटे को भी कस्टमाइज़ करवाने लगे हैं, कि उसमें थोड़ी दालें साथ में पिसवा देंगे, या रागी, ज्वार या बाजरा डलवा देंगे। इसके लिए इनके जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ पर ऐसी भी मशीनरी है कि आप चाहो तो आटा अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। कंपनी ये सब आइटम्स किसानों और डीलर से खरीद कर उनकी अपने 2 प्लांट्स में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करती है। एचओएसी दिल्ली एनसीआर बेस्ड है। इनकी लगभग 45 से 50% सेल्स आटे से आती हैं, 11-12% कंट्रीब्यूशन मसालों का, और 9 से 10% तेल का है। बाकी 30% कंट्रीब्यूशन अन्य प्रोडक्ट्स का है। ऐसे ही चैनल वाइज देखें, 54% सेल्स इनकी खुद के स्टोर्स और ऐप से आती हैं, 37% सेल्स अन्य स्टोर्स लाते हैं। इसके अलावा ये मशहूर कंपनी कंट्री डिलाइट को भी आटा सप्लाई करते हैं। तो ये इनका बी टू बी सेगमेंट हो गया, और लगभग 8% सेल्स इनकी एक्सपोर्ट से आने लगी हैं इसी साल से, जिसमें यूके और यूएस अभी इनके टारगेट मार्केट्स हैं। हरिओम के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। H1 में सेल्स इनकी पिछले साल से 97% बढ़ के, या कहने को डबल होके 22 करोड़ रुपए हो गई हैं। इसी दिशा में आप देखोगे कि इनका एबिटा और नेट प्रॉफिट भी पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इनका इस साल लगभग 55 करोड़ सेल्स का टारगेट था, और साल के 6 महीनों में ये ऑलरेडी 22 करोड़ कर ले गए हैं। तो एचओएसी भी अपना टारगेट आसानी से पूरा कर ले जाएगा। आप देख रहे हो ना कि कंपनी कितना तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। पिछले पूरे साल की 27 करोड़ की सेल आई, और अभी आधे साल में ये ऑलरेडी 22 करोड़ कर ले गए हैं। तो 55 करोड़ सेल्स के हिसाब से इस साल इनका अपनी सेल्स डबल करने का टारगेट है। और फिर अगले साल माने कि एफवाई 27 में ये 75 से 80% सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एचओएसी में हमारे पास फ्यूचर ग्रोथ की भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, और इसके लिए ये एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। एचओएसी के गुड़गांव में 2 प्लांट्स हैं, कुल 12,000 स्क्वायर फीट एरिया में, जहां ये अभी 80 से 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहे हैं। और अभी ये मध्य प्रदेश के विदिशा में 50,000 स्क्वायर फीट एरिया का तीसरा यूनिट सेटअप कर रहे हैं, जो फेजेस में लाइव जाएगा। पहले फेज में 20,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी चालू होगी 2.5 से 3 महीनों में, और फुल पोटेंशियल पर इनका ये विदिशा प्लांट 100 करोड़ की सेल ला सकता है। माने विदिशा प्लांट के आने से इनकी कैपेसिटी 3 गुना हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। विदिशा आपका भोपाल के पास पड़ता है।
जब मैं एक बारी सांची गया था तो उसी रोड पे आगे विदिशा पड़ता है। इसके लिए इन्होंने जुलाई के महीने में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से 10 करोड़ की फंडिंग भी उठाई थी। जब ये फंड-रेज़ हुआ था तब हमने एचओएसी को अपनी कम्युनिटी में एक उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस भी किया था। क्योंकि जब इतने छोटे बिज़नेस में ऐसा फंड-रेज़ होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है, क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूशंस अपना सब ड्यू डिलिजेंस के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये हो गया इनके मैन्युफैक्चरिंग बेस पर डिस्कशन। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट एग्रेसिवली काम कर रहा है। इनके पास अभी दिल्ली एनसीआर में 19 स्टोर्स हो गए हैं और इनका हर साल 10 से 11 नए स्टोर्स खोलने का टारगेट रहेगा। ये इनका बी2सी सेगमेंट है और अपने बी2बी बिज़नेस में ग्रोथ के लिए ये मॉडल चेंज करके डिस्ट्रीब्यूटर्स पर फोकस कर रहे हैं। पहले ये रिटेल स्टोर से डायरेक्टली डील करते थे, पर अब ये डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पर जा रहे हैं, जहाँ पर हर डिस्ट्रीब्यूटर 250 से 300 रिटेल स्टोर्स को मैनेज कर रहा होगा। ऐसे ये अपना बी2बी नेटवर्क 1400 स्टोर से सीधा 5000 स्टोर्स कर ले जाएँगे अगले साल के अंत तक। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, जो आगे अच्छी सेल्स ग्रोथ लाएगा। एचओएसी हाल ही में काफ़ी रैली भी किया है, तो इसलिए एक बारी हम लोग इनका वैल्यूएशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर मेट्रिक पर ये लगभग 100% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। इनका इस साल 55 करोड़ सेल्स का गोल है और ये 9 से 10% के अराउंड नेट प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे होंगे। ऐसे में भले स्क्रीनर आपको ज़्यादा का पीई दिखाएगा, पर इस साल के अंदाज़न मुनाफ़े पर एचओएसी का फॉरवर्ड पीई लगभग 30 निकल कर आता है। माइक्रो कैप्स के हिसाब से देखें, तो हाँ, ये हल्का-सा प्रीमियम वैल्यूएशन है, पर आपको यहाँ पर एक ब्रांडेड प्लेयर मिल रहा है और साथ के साथ ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका विदिशा प्लांट आगे एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, तो आप एक बारी इंडिपेंडेंटली एचओएसी को खुद से स्टडी कर सकते हैं। हमारी लिस्ट पर चौथा माइक्रो कैप बिज़नेस है थॉमस स्कॉट। थॉमस शंकर शर्मा और आशीष कचोरिया का पोर्टफोलियो बिज़नेस भी है। आप देखोगे यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में शंकर शर्मा की इसमें 8.3% और आशीष कचोरिया की 2.1% हिस्सेदारी है। थॉमस स्कॉट टेक्सटाइल स्टॉक है, माने कि ये कपड़े बनाने के बिज़नेस में है, पर ये टेक्सटाइल्स में भी एक बहुत अनोखा बिज़नेस मॉडल है। जैसे अगर आप बाकी कंपनियों को देखोगे, वेलस्पन लिविंग, बेला कासा या हिम्मत सिंह सीड, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब किसी दूसरी ब्रांड ने ऑर्डर दिया, इन्होंने कपड़े या टेक्सटाइल्स बनाकर उस ब्रांड को सप्लाई कर दिया। वहाँ पर मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। पर थॉमस स्कॉट का बिज़नेस मॉडल काफ़ी अलग है। अगर इनके बिज़नेस को समझे डेप्थ में, तो इनके मेनली 3 सेगमेंट्स हैं। खुद की ब्रांड थॉमस स्कॉट, लाइसेंस ब्रांड्स जिसमें ये अन्य ब्रांड्स के कपड़े लाइसेंस बेसिस पर बेचते हैं, और तीसरा प्योर प्ले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसमें ये रेमंड, रेडिटेप, बीइंग ह्यूमन जैसी अन्य मशहूर ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कपड़े बनाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इनका बहुत छोटा सेगमेंट है। यहाँ से बस इनकी 5% सेल्स आती हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन्स कम होते हैं। तो हम लोग ना इनके जो बाकी 2 सेगमेंट्स हैं, उनको समझने पर ज़्यादा जोर दे रहे होंगे। इसमें पहला सेगमेंट इनकी खुद की ब्रांड का है। ये अपने थॉमस स्कॉट ब्रांड के अंदर ऑनलाइन कपड़े बेचते हैं, फ्लिपकार्ट, अजियो, मिंत्रा और अमेज़न पर। थॉमस स्कॉट मेंसवियर ब्रांड है और इसके अलावा इनके बैंगलोर में 5 स्टोर्स भी हैं। यहाँ से इनकी लगभग 45% सेल्स आती हैं। इनका दूसरा सेगमेंट लाइसेंस्ड ब्रांड्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इसमें इन्होंने मिंत्रा, अजियो वगैरह के साथ पार्टनरशिप की है और ये उनकी ब्रांड्स के कपड़े लाइसेंस बेसिस पर बना के बेचते हैं। माने कि ये डिज़ाइनिंग, रॉ मटेरियल सोर्सिंग से लेके कपड़े बनाते हैं और फिर उन कपड़ों को खुद से ही इन ऐप्स या प्लेटफ़ॉर्म्स पर लिस्ट करके बेचते हैं। तो ये पूरा एंड टू एंड काम मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये मिंत्रा के लिए मार्स्ट एंड हार्बर, इन्विक्टस, एयरोपोस्टल, एफसीयूके, नॉटिका जैसी टॉप ब्रांड्स लाइसेंस बेसिस पर मैनेज करते हैं। तो ये लाइसेंस्ड ब्रांड सेगमेंट से इनकी 60% सेल्स आती हैं और यही सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है इस बिज़नेस में। थॉमस ने ऑटोमेशन और एआई पर भी काफ़ी काम किया है। इन्होंने 2 एआई मॉडल्स, थ्रेड एआई और कैटलॉग एआई को डिप्लॉय किया है, जो इनको ई-कॉमर्स पर फैशन ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने, प्राइसिंग कैसी रखनी है, कैटलॉग कैसे मेंटेन करना है, लिस्टिंग कैसे रखनी है, इन सब में काफ़ी मदद करते हैं। इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 4 फुलफिलमेंट सेंटर्स या कहने को वेयर हाउसेस का नेटवर्क है और आप इस फोटो में देख पा रहे होगे कि कैसे ये स्ट्रैटेजिकली बड़े डिमांड हब्स जैसे कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता में लोकेटेड हैं। इनके पास हर महीने 60,000 शर्ट्स, 60,000 पैंट्स या बॉटम्स और 20,000 बैग्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अब बिजनेस की परफॉर्मेंस पर आते हैं। आप देखोगे कि कैसे एक समय पर बी2बी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इनका सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट हुआ करता था,
पर उसका शेयर इनके बिज़नेस में कम होता आया है। ये अपनी खुद की थॉमस स्कॉट ब्रांड और लाइसेंस्ड ब्रांड्स को ग्रो करते आए हैं। मोटा-मोटी इनकी 84% सेल्स मेंस वियर से आती हैं, 7% सेल्स किड्स वियर से और बाकी लगभग 10% कंट्रीब्यूशन वुमेन वियर, वुमेन एक्सेसरीज और मेंस एक्सेसरीज का है। थॉमस स्कॉट के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। सेल्स इनकी आप देखोगे पिछले साल से 40% ग्रो करी हैं। मार्जिन इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिला है। आप देखोगे एबिटा मार्जिन में 413 बीपीएस या कहने को 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे मार्जिन बढ़कर 14.9% या ऑलमोस्ट 15% हो गई है। इस वजह से प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी आई है। इनका नेट प्रॉफिट पिछले साल से 68% ग्रो करके 5 करोड़ रुपए हो गया है। हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो कंपनी अब तक साल के 6 महीनों में 111 करोड़ सेल्स और 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर ले गई है। अगर पिछले क्वार्टर से मिलाएं तो थॉमस स्कॉट में हाँ हल्का स्लो डाउन आया है, पर इसका कारण क्या है कि जो जीएसटी रेट कट हुआ था उस वजह से कस्टमर्स ने ना अपनी खरीदारी पोस्टपोन कर दी थी। सबको पता था कि जीएसटी कट के बाद चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ऐसे में खरीदारी काफ़ी रुक गई थी। पर उसके बावजूद ये 40% सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। खासकर जब आप देखोगे कि इंडस्ट्री का और कोई प्लेयर अपने सेल्स बढ़ा ही नहीं पा रहा है। जितने एक्सपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से परेशान हैं और डोमेस्टिक प्लेयर्स किसी ना किसी और कारण से अपना बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। वैल्यूएशन हाँ आपको थोड़ा-सा प्रीमियम लगेगा थॉमस स्कॉट का, पर आपको इसे टेक्सटाइल सेक्टर के अन्य कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की तरह नहीं देखना है। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इनका बिज़नेस मॉडल भी अलग है। मैनेजमेंट कोई गाइडेंस नहीं देता है, पर फिर भी अगर हम लोग मोटा-मोटी एक वैल्यूएशन निकालें थॉमस स्कॉट का, तो जैसे साल के 6 महीनों में ये 111 करोड़ सेल्स कर ले गए हैं। मेरी समझ से बाकी के 6 महीनों में कुल मिला के ये 225 करोड़ के आसपास सेल्स कर ले जाएँगे पूरे साल के लिए। अभी पैट मार्जिन इनकी 7.4% रही है। मैनेजमेंट ने बोला था कि Q2 की मार्जिन थोड़ी ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि जीएसटी रेट कट की वजह से कस्टमर्स थोड़ा महँगे कपड़े लेने में कंफर्टेबल थे। उनके मन में था कि वैसे भी जीएसटी की वजह से सब सस्ता हो गया है। इसलिए हम पूरे साल के लिए 7% नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर लेकर चलें, तो थॉमस स्कॉट इस साल 16 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट कर ले जाएगा कंजर्वेटिवली। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ के आसपास है, जिसपे आपका फॉरवर्ड पी 35 के आसपास निकल कर आता है, जो इतने तेज ग्रो कर रहे और यूनिक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। थॉमस स्कॉट भारत में ई कॉमर्स ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी बिजनेस है, तो इसे आप एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं। एक और माइक्रो कैप बिजनेस जिसके Q2 में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, वो है एसकेएम एग्स। एसकेएम को यूएसए और यूरोप में आए फ्लू का फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में भारत से लिक्विड एग्स और एग पाउडर के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में ये अच्छा बिजनेस हो सकता है। अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले ही हमने एसकेएम का एक दूसरी वीडियो में Q2 रिजल्ट्स एनालिसिस किया है, इसलिए उसको हम फिर से नहीं करेंगे। मैं उस वीडियो का आपके लिए टाइम स्टैम्प के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं याद से। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सारे के सारे माइक्रो कैप्स में बहुत स्पेशल हिडन स्टॉक्स हैं। ये सारी रिसर्च करने में और इन्हें स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के ज़रिए सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ ला पाएँगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।